हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छी तरह से कर रहे होंगे। अपना खेरवाड़ा चैनल में मैं निर्मला मीणा आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम स्वतंत्र भारत में राजनीति कक्षा 12 की दूसरी किताब का पाठ 2 के भाग 1 में एक दल के प्रभुत्व का दौर के अंतर्गत कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में आपको जानकारी दी थी। बच्चों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कैसे अस्तित्व में आई, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति, जिसे हम रूसी क्रांति भी कहते हैं, इस क्रांति में रूस में जार शासन समाप्त हुआ और नेपोलियन का शासन शुरू हुआ। इस बोल्शेविक क्रांति से प्रेरित होकर भारत में 1920 के दशक में भारत के विभिन्न हिस्सों में साम्यवादी समूह, जिसे हम कम्युनिस्ट ग्रुप भी कहते हैं, देश की समस्याओं के समाधान के लिए साम्यवाद को अपनाने लगे। बच्चों, 1935 तक साम्यवादी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ रहकर अपने साम्यवादी विचारधारा के अंतर्गत कार्य करते रहे, लेकिन दिसंबर 1941 में ये साम्यवादी समूह कांग्रेस से अलग हो गए और इस साम्यवादी समूह ने नाजी जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे ब्रिटेन को समर्थन देने का फैसला कर लिया। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि साम्यवादी समूह ने ब्रिटेन, जिन्होंने हमारे ऊपर राज्य किया था, उन्हीं को समर्थन देने का फैसला कर लिया। दूसरी तरफ जो गैर कांग्रेसी पार्टियां थी, वो भी साम्यवादी समूह को समर्थन देने लगी। यहाँ कांग्रेस पार्टी के अलावा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के पास आज़ादी के समय से एक समर्पित काडर था। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया और यह द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 में तक चला। बच्चों, आपको पता है कि 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ और ब्रिटिश से सत्ता हस्तांतरण हुआ, जिसे कम्युनिस्ट पार्टी सच्चे अर्थों में आज़ादी नहीं मानती थी। इस विचार के साथ पार्टी ने तेलंगाना में हिंसक विद्रोह को बढ़ावा दिया, लेकिन साम्यवादी पार्टी को जनता का समर्थन नहीं मिला और तेलंगाना के हिंसक विद्रोह को सेना ने बड़ी सख्ती से दबा दिया। 1951 में साम्यवादी पार्टी ने हिंसक क्रांति का रास्ता छोड़ा और पहले आम चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी ने चुनाव में भाग लिया और उन्हें 16 सीटें मिली और इस तरीके से प्रथम आम चुनाव में, जो कि 1962 में हुआ था, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनी। कम्युनिस्ट पार्टी को आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और केरल में जनता का अच्छा समर्थन मिला। चीन और सोवियत संघ के बीच विचारधारा में अंतर आने के बाद 1964 में सोवियत संघ की विचारधारा को मानने वाले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कहलाए व इनके विरोधी
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, जिसे हम CPI-M के नाम से जानते हैं। इस तरीके से 1964 में साम्यवादी पार्टी के 2 भाग हो गए। और बच्चों, आज तक भारतीय राजनीति में ये दोनों दल अपना अस्तित्व रखते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे A.K. गोपालन, M.A. डांगे, E.M.S. नंबूद्रिपाद, P.C. जोशी, अजय घोष और P. सुंदरिया। बच्चों, अब हम भारतीय जनसंघ के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय जनसंघ से ही बच्चों, जो आज भारतीय जनता पार्टी है, उसका जन्म हुआ था। लेकिन यहाँ मैं आपको भारतीय जनसंघ के बारे में बताना चाह रहूँगी। भारतीय जनसंघ का गठन 1951 में हुआ था और इसकी स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। इस दल का जन्म राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से और हिंदू महासभा से माना जा सकता है। जनसंघ अपनी विचारधारा और कार्यक्रमों के लिहाज से बाकी दलों से बिल्कुल अलग है। जनसंघ एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचारधारा पर जोर देता है। इस दल का मानना है कि भारतीय संस्कृति और परंपरा के आधार पर आधुनिक, प्रगतिशील और ताकतवर बन सकता है। जनसंघ ने भारत और पाकिस्तान को एक करके अखंड भारत बनाने की भी बात कही थी। अंग्रेजी को हटाकर हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने के आंदोलन में यह पार्टी सबसे आगे व मुखर थी। इसने धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को रियायत देने की बात का भी बहुत विरोध किया था। भारतीय जनसंघ ने जब चीन ने 1964 में अपना परमाणु परीक्षण किया, उसके बाद से ही जनसंघ लगातार इस बात पर जोर देता रहा कि भारत को भी अपने परमाणु हथियार बनाने चाहिए। 1950 के दशक में जनसंघ चुनावी राजनीति में इतना एक्टिव नहीं रहा। इस पार्टी को 1952 के चुनाव में लोकसभा की 3 सीटों पर सफलता मिली और 1957 के आम चुनावों में इसे लोकसभा में 4 सीटें मिली। शुरुआती दौर में इस पार्टी को हिंदी भाषी राज्य जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के शहरी इलाकों में समर्थन मिला। भारतीय जनता पार्टी की जड़ें इसी जनसंघ में है और आगे यह भारतीय जनसंघ का रूप ही बीजेपी ने लिया, जो आज भारत में शासन कर रही है। बच्चों, अब मैं आपको स्वतंत्र पार्टी के बारे में जानकारी दूंगी। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में जमीन की हदबंदी, खाद्यान्न के व्यापार, सरकारी अधिग्रहण और सहकारी खेती का प्रस्ताव पास हुआ था। इसी के बाद 1959 के अगस्त में स्वतंत्र पार्टी अस्तित्व में आई। इस पार्टी का नेतृत्व सी राजगोपालाचार्य, के मुंशी, NG रंगा और मीनू मसानी जैसे पुराने कांग्रेसी नेता ही कर रहे थे। ये अपन ये कह सकते हैं कि यह कांग्रेस से ही निकली हुई पार्टी है। यह पार्टी आर्थिक मामलों में
अन्य दलों से अलग विचार रखती है। स्वतंत्र पार्टी चाहती थी कि सरकार अर्थव्यवस्था में कम से कम हस्तक्षेप करे। इस दल का मानना था कि समृद्धि सिर्फ व्यक्तिगत स्वतंत्रता के जरिए ही आ सकती है। स्वतंत्र पार्टी अर्थव्यवस्था में विकास के नज़रिए से राजकीय हस्तक्षेप, केंद्रीकृत नियोजन, राष्ट्रीयकृत और अर्थव्यवस्था के भीतर सार्वजनिक क्षेत्र की मौजूदगी, मतलब आप ये माने कि जो अपनी इकोनॉमी थी, इस इकोनॉमी में वो सरकार का हस्तक्षेप, मतलब उसका इंटरफेयर बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और समय समय पर इसकी आलोचना करती थी। यह पार्टी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर जो आर्थिक व्यवस्थाएं या आर्थिक योजनाएं बनाई जा रही थी और जिस तरह से कराधान किया जाता, कराधान में टैक्स का, उसके भी खिलाफ थी। और स्वतंत्र पार्टी एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि वह निजी क्षेत्र को, मतलब प्राइवेट सेक्टर की तरफदारी करती थी। स्वतंत्र पार्टी कृषि में जमीन की हदबंदी, सहकारी खेती और खाद्यान्न के व्यापार पर सरकारी नियंत्रण के अगेंस्ट में थी। यह पार्टी गुटनिरपेक्षता की नीति और सोवियत संघ से भारत के रिश्तों को भी गलत मानती थी और हमेशा ही संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से नज़दीकी संबंध बनाने की वकालत की थी। अनेक क्षेत्रीय पार्टियों और हितों के साथ अपने संबंध रखने के कारण यह पार्टी देश के विभिन्न हिस्सों में काफ़ी ताकतवर थी। स्वतंत्र पार्टी में मुख्य रूप से राजा महाराजा और जमींदार थे। भूमि सुधार के कानूनों से इनकी हैसियत को, इनकी मिल्कियत को खतरा मंडरा रहा था और इससे बचने के लिए जमींदारों और राजा महाराजाओं ने स्वतंत्र पार्टी का दामन थाम लिया था, क्योंकि यह प्राइवेट सेक्टर के पक्ष में थी। उद्योगपति और व्यवसायी वर्ग के लोग राष्ट्रीयकरण और लाइसेंस नीति के खिलाफ थे और इन्हें स्वतंत्र पार्टी का समर्थन प्राप्त था। इस पार्टी का सामाजिक आधार बहुत कम था। इसके पास पार्टी सदस्य के रूप में समर्पित काडर की भी कमी थी। इस वजह से यह पार्टी अपना मजबूत नेटवर्क खड़ा नहीं कर पाई थी। बच्चों, मैंने आज आपको भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी के बारे में जानकारी दी और ये एक तरह से भारतीय राजनीति में विपक्षी पार्टियों का उद्भव भी हम मान सकते हैं। वैसे कांग्रेस ही महत्वपूर्ण पार्टी थी, लेकिन विपक्षी पार्टियों के साथ के उद्भव से कांग्रेस को कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ और हम ये कह सकते हैं कि पक्ष और विपक्ष में एक बहुत अच्छा सा शुरुआती दौर में सामंजस्य रहा और भारतीय राजनीति में एक अच्छे युग की शुरुआत कह सकते हैं। बच्चों, आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने एग्ज़ाम की बहुत अच्छी तैयारी बच्चों अभी से शुरू कर दो। अब बहुत कम टाइम बचा है और अब अपन मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बच्चों, गुड बाय, थैंक यू।